है? यस सर। यस सर। नेटवर्क थोड़ा बीच में मुझे चेंज करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ आप लोगों को। ठीक है, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's begin the study of the subject called as, पढ़ो, OCM चैप्टर 1। OCM चैप्टर 1। सब्जेक्ट का नाम है OCM। OCM का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आप सबने कॉमर्स लिया है, इसलिए यही सब्जेक्ट है, वन एंड ओनली सब्जेक्ट जो आपको बताएगा कि कॉमर्स क्या है। इस चैप्टर को लेकर कुछ बातें हैं जो आप सब लोग ध्यान से सुन ले। साल भर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करेंगे, कुछ वर्ड्स है जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। सबसे पहले वो ध्यान से देख लीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट OCM चैप्टर नंबर 1। OCM का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, आप सब लोग अपने अपने बुक में देखिए। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड business, introduction of commerce and business मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। और इस चैप्टर की जानकारी आपको दो बुक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को हम लोग क्या पुकारेंगे? GTB। सो व्हेनेवर आई से GTB, तो आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखना है। एंड व्हेनेवर आई से कुशल एक्स्ट्रा नोट्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म KEN, तो आपको जो ये एक्स्ट्रा नोट्स हमने दिए हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो अपने एक्स्ट्रा नोट्स के पेज नंबर पे देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए आपको दोनों बुक्स, जिनके पास दोनों बुक्स है वो दोनों बुक्स रखिए आमने सामने। जिनके पास एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है वो सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। बच्चों, इस पेज के पहले क्या आप सबको इंडेक्स दिखाई दे रहा है अपने अपने बुक में? इंडेक्स में कितने चैप्टर्स है? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन OCM? 8 चैप्टर्स आर देयर। OCM सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें चैप्टर्स सबसे कम है, लेकिन उन चैप्टर्स के जो कंटेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। सो 8 चैप्टर्स आर इक्विवेलेंट टू 10 और 12 चैप्टर्स, यू कैन से। कुछ चैप्टर्स इतने बड़े हैं कि उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 4, 5। यस सर। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 एंड 2। तो भले ही आप ये सोचे कि 8 ही चैप्टर्स है, हो जाएगा, लेकिन 8 चैप्टर्स 12 के बराबर है, आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में SP में कितने चैप्टर्स है, इकोनॉमिक्स में कितने, अकाउंट्स में कितने, जब वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, आप लोगों ने YouTube पे जो हमारा प्लेलिस्ट है इंफॉर्मेटिव वीडियोस का, FYJC इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपने पहले 2 वीडियोस देख लिए होंगे। सब लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था मैंने, उसमें और एक वीडियो हमने बनाया है OCM के सिलेबस को लेकर। तो अगर आप YouTube पे विजिट करोगे और उसमें आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्लेलिस्ट का नाम है FYJC 11th महाराष्ट्र इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और उसमें सिलेबस ऑफ OCM करके एक स्पेशल वीडियो है। उसमें इन 8 चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया है। आप उस वीडियो को ध्यान से आज के लिए देख लीजिए। तो आज का होमवर्क आपका ये है, पढ़ाने से पहले ही दे रहा हूँ, सिलेबस ऑफ OCM का वीडियो देख लीजिएगा। मैं ग्रुप पे उसका लिंक भेज दूंगा। ध्यान से, उसमें मुश्किल से 30-35 मिनट्स लगेंगे आपको। पूरा वीडियो देख के सारे चैप्टर्स का आइडिया आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी वो का वो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, 8 चैप्टर्स का आइडिया अभी दे दूं तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेस होगा। सो आई सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो अबाउट सिलेबस ऑफ OCM। देखोगे सब लोग सिलेबस ऑफ OCM का वीडियो? यस सर। तो जब आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें 8 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, और 8 में सबसे पहला जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आप सबने कॉमर्स लिया है तो आपको ये जानना जरूरी है कि कॉमर्स का मतलब क्या है। आप जब सीखोगे तो पता चलेगा कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस का एक पार्ट है। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज बिजनेस। आप सीखोगे कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक पार्ट है।
फिर आपको सीखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, तो आपको पता चलेगा ह्यूमन एक्टिविटीज का एक पार्ट है। तो कुछ चार्ट्स होंगे जो ब्रोकन फॉर्म में ब्रेक करके हम कुछ चार्ट्स को पढ़ेंगे, और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एक बड़ा चार्ट आपके सामने रहेगा जिसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से। दिखाई दे रहा है क्या लिखा है बोर्ड पे में? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज से शुरू करके वो चार्ट पूरा खत्म होने वाला है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। लेकिन फिलहाल एक बड़े चार्ट को हम 4 या 5 छोटे छोटे चार्ट्स में डिवाइड करके बोर्ड पे लिख के चार्ट्स बना के भी समझेंगे। आपको किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्रिंटेड, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक यू हैव विथ यू। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है और केईएन में और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखने मिलेगी। ओके, तो शुरू करें बच्चों। पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एम आई अलाउड टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. धन्यवाद। तो अभी सब लोग सबसे पहले गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए सब लोग। जीटीबी पेज नंबर 1। जीटीबी पेज नंबर 1 में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन को समझने के लिए एक कॉन्वर्सेशन है। ये है सबके पास यस कॉन्वर्सेशन? सर। Yes, sir. वैसे हर चैप्टर में हम लोग, मैं आपको ये पढ़ाऊं इतना वक्त हमारे पास नहीं होगा, बट सिंस यू ऑल आर बिगिनर्स, हमारी नई शुरुआत है, नया सब्जेक्ट है और साल भर हम कॉमर्स और बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक सिचुएशन लेके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है हमारे सामने कि 4 कॉलेज के फ्रेंड्स है, मयूरी, नेहा, राजेश एंड चार्मी, 5 है, एंड गौतम। दे आर फ्रेंड्स और अभी अभी उन्होंने 10th की एग्जाम दी है। आप लोगों ने भले एग्जाम नहीं दी हो, लेकिन जब बुक लिखी गई तो यही अज्यूम किया होगा लिखने वाले ने कि आप एग्जाम दे के पास होके कॉलेज में आए हो। ओके, और उनके काउंसलर है, उनके टीचर है मिसेस देशमुख, जो क्लासरूम में विजिट करके एक एक करके बच्चों को कुछ सवाल पूछती है। उन सवाल से आपको पता चलेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के 2 टाइप्स है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आप लोगों में से देखिए किसी के फोन में डिस्ट्रैक्शन, डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर आपके आसपास कहीं पे आवाजें आ रही है, शोर है, तो आप अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, ताकि पूरे क्लास को डिस्टरबेंस ना हो। Who is going to read now from the government textbook? जिसके पास है, कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, sir. कौन? जानवी? Yes. ओके जानवी, स्टार्ट रीडिंग। देखिए जानवी जो पढ़ने जा रही है, सब लोग अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सामने रखिए, और जिनके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी नहीं है उनको सुनना पड़ेगा ध्यान से। एटलीस्ट एक बुक तो होनी चाहिए, नहीं है तो जल्द से जल्द ले लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यस जानवी, स्टार्ट रीडिंग। Mayuri. हाँ. Mayuri, Neha, Rajesh, Charmi, and Gautam, who were good friends, gathered in the classroom. They were chatting with each other and sharing their experiences. Mrs. Deshmukh, who is a counselor, visited the class and asked some questions to everybody. So try to understand the situation. Mayuri, Neha, Rajesh, Charmi and Gautam, they were good friends and now they have gathered into the classroom and they were chatting with each other. एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतने में मिसेस देशमुख आती है जो कि उनकी काउंसलर है और उनसे कुछ सवाल पूछ रही है एक एक करके। सबसे पहला सवाल मिसेस देशमुख ने क्या पूछा? कंटिन्यू। Mrs. Deshmukh, did you experience during your SSC preparation your mother served you tea or coffee? All. Yes, madam. Mrs. Deshmukh, it means few activities are performed by your mother. Now, do you gathered in a canteen after SSC exam? Eat any food and paid money? All. Yes, madam. We gathered in a canteen, ate food and paid money for the same. Okay, please stop. मिसेस देशमुख ने पहला सवाल पूछा, डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर एसएससी प्रिपरेशन। चलो आपने एसएससी में ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हैं आप लोग ने सबने फील किया है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, बैठे हो, तो भी आपकी मदर ने आपको फूड, टी, कॉफी सर्व तो किया है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। टाइम हो या कोई भी टाइम हो, माँ तो अपने बच्चे को खाना पीना, चाय पानी देती है, लेकिन क्या उसका पैसा मांगती है आपसे? Sir. दूसरी तरफ आप कैंटीन में बैठते हो, अपने दोस्तों के साथ चाय पानी नाश्ता करते हो, खाना खाते हो। क्या आपने बिल चुकाया कैंटीन का? आपने या आपके दोस्त ने खाना खाने के बाद?
Yes, sir. Yes. Yes, So sir. try to understand the difference. माँ जब खाना खिलाती है, चाय या कॉफी पिलाती है तो पैसे नहीं लेती, लेकिन कैंटीन वाले पैसे लेते हैं। तो इसलिए माँ ने जो काम किया बच्चों, वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नॉन Non-economic activities. जब कोई कुछ काम करता है और उसके पैसे नहीं लेता तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन कैंटीन वाले जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या है? Economic activity. activities. तो सबसे पहले ये समझिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय Human being. Humans. हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं और वो काम दो तरह के होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। और ये दोनों समझाने के लिए एक सिचुएशनल स्क्रिप्ट है आपके सामने, जिसमें मिसेस देशमुख अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही है। आगे बढ़ो, और क्या है नेक्स्ट? Mrs. Deshmukh, do you know the difference between economic and non-economic activities? Mayur and Gautam. Yes, madam. When you do any work in return, you get money. Is economic activity. Neha, opposite of this is non-economic activity. You don't get any money in return. Okay, please pay attention. Human activities are classified into two, non-economic and economic activity. So Mrs. Deshmukh ने पूछा, do you know the difference between these two? And बच्चों ने कहा, yes ma'am, when you do any work in return, you get money, is called economic activity. जब कोई आप एक्टिविटी करते हो और बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है, देखिए यहाँ पे, ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हमारे माइंड में क्या होता है? मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि वी विल रिसीव समथिंग और वी विल रिसीव सम मॉनेटरी कंसिडरेशन। ये जो वर्ड है ना कंसिडरेशन, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक हफ्ता फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो फ्री लेक्चर्स में तो मुझे कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिलेगा ना। तो ये फ्री लेक्चर्स मेरे लिए कौन सी एक्टिविटीज है? Non-economic activity. Non-economic. बट साल भर तो फ्री नहीं पढ़ा सकता बच्चों आपको, बिकॉज आई हैव माई फैमिली, आई हैव टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर। सो अल्टीमेटली आफ्टर 1 week I will teach only those who will pay fees to me, right? Yes, sir. फिर वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? Economic activity. Economic activity, yes, बराबर. So when we do any work and we receive something in return, it is called as economic activity. And opposite of this is non-economic activity. You don't get any money in return. So when we don't get something in return, when we have no consideration का मतलब something in return, it is called as non-economic activity. लेकिन अगर हमको कुछ consideration मिलता है, कुछ return मिलता है, तो उसको कहते हैं economic activity. मिसेस देशमुख ने क्या पूछा? आगे पढ़ो. Could you give an example? Rajesh, yes, madam. When mother stitches dress for her daughter or mother serves us tea or coffee during exam preparation time, it is non-economic activity. But when a tailor stitches a dress for the customer, it is an economic activity because he gets money. Already one example is given above. जब माँ ने आपको चाय पानी नाश्ता दिया तो वो कौन सी एक्टिविटी थी? नॉन इकोनॉमिक। और जब वही चाय पानी नाश्ता आपने कैंटीन से किया तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक। और एक एग्जांपल दिया, मदर स्टिचेस ड्रेस। अगर आपकी माँ आपके लिए सिलाई का काम करती है तो आपसे पैसे नहीं लेती, या आपके अपने बच्चों को टी कॉफी नाश्ता देती है तो पैसे नहीं लेती, लेकिन अगर टेलर कपड़े सिलता है तो क्या वो उसके पैसे लेता है? यस ऑफ कोर्स। Yes, sir. फ्री में नहीं सिलता, ठीक है। अगर आपकी फैमिली टेलर्स की है तो बात अलग है, तो आपके फैमिली मेंबर अगर टेलर का काम कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अगर वो आपको फ्री में कपड़े सिल के देंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक है। लेकिन अगर आपने कहा कि सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो टेलर कपड़े सिलता है, वो कौन सी एक्टिविटी है? बताओ एक बार फिर से। Economic activity. पैसा लेता है ना, पैसा लेता है। माँ कपड़े सिलती है बच्चों के, वो नॉन इकोनॉमिक। टेलर कपड़े सिलता है, वो इकोनॉमिक। लेकिन जब आप सब आंसर देते हो कि टेलर स्टिचिंग अ क्लॉथ इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो माइंड में 3 सवाल आते हैं कि टेलर जो काम कर रहा है वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? वो बिजनेस है या प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है? तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जवाब दे दिया तो और 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वेदर इट इज बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करें, लेकिन और आगे पहले ये कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जानवी। Mrs. Deshmukh, very good.
Mother stitches dress and tailor also stitches dress. The activity is same, but stitching done by mother is non-economic activity because she doesn't get any money, whereas a tailor doing the same activity gets money. So it is an economic activity. I think I don't need to explain this statement. समझ में आ गया सबको? मदर स्टिचेस ड्रेस क्या है, कौन सी एक्टिविटी? फिर से Non-economic activity. Non-economic activity. सबकी आवाज सुनिए, मुझे बोलना पड़ेगा. ओके, और टेलर स्टिचेस अ क्लॉथ, इकोनॉमिक. Economical activities. लेकिन देखिए चार्मी के माइंड में एक और सवाल आया. उसने पूछा टीचर से, क्या पूछा? पढ़ो. Is tailor's activity is a business or profession? Because whenever you give your answer that it is an economic activities, so economic activities can be performed in 3 different ways. Economic activities आप पैसा कमाने के लिए करते हो, लेकिन पैसा कमाने के 3 तरीके, बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट. तो चार्मी के माइंड में ये सवाल आया कि मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन वो बिजनेस है या प्रोफेशन है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा आगे. मिसेस देशमुख ने क्या जवाब दिया? पढ़ो. Well, children, you will have to learn about business, profession, and employment in detail. Let us study this. Oh, Okay, sorry. We'll have to wait for that. Mrs. देशमुख ने कहा कि हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों इस कॉन्वर्सेशन से ही आपको आइडिया आ गया कि ये चैप्टर की शुरुआत हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज से. आप लोग अभी जिनके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखें, और जिनके पास KEN है वो KEN में. ठीक है, शुरू करते हैं. हम लोग आपको साल भर ये एक्स्ट्रा नोट्स में से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी इसमें लिखा है वो सब कुछ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लेसन वाइज, चैप्टर वाइज दिया है, और उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर क्वेश्चन वाइज दिया है. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपको जो इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है वैसा ही इंट्रोडक्शन हमारे पास KEN में भी है. मैं KEN में से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि सबके पास KEN है नहीं. कुशल के एक्स्ट्रा नोट्स. इंट्रोडक्शन. गेट रेडी with a pencil and you have to go on ticking. ठीक है, आप लोग जब पढ़ाई करोगे तो अगर आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा मिल रहा है जो एक्स्ट्रा नोट्स में नहीं है तो वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ो. लेकिन वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चन जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी दिए और एक्स्ट्रा नोट्स में भी दिए, उसके लिए आप सिर्फ एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ोगे तो भी चलेगा. अल्टीमेटली गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक्स्ट्रा नोट्स में मिल जाएंगे. KEN पेज नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंगेज इन सम एक्टिविटीज. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में तो हमने पढ़ लिया ये सिचुएशन. ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंगेज इन सम एक्टिविटीज. हम सब ह्यूमन बीइंग है, क्या हम किसी न किसी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं? ऑफ कोर्स, टू कीप देमसेल्फ बिजी. वी ऑलवेज कीप आवरसेल्फ बिजी. इवन इफ वी आर स्लीपिंग, दैट स्लीपिंग इज आल्सो एन एक्टिविटी. ठीक है, इसलिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा करते हैं. सोना भी एक किस्म की एक्टिविटी हो गई. ये बात और है कि उस एक्टिविटी से हमको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और नहीं मिल रहे तो वो नॉन इकोनॉमिक. द एक्टिविटीज में हेल्प देम टू अर्न मनी और may simply give them satisfaction. Tell me, sleeping से आपको क्या मिलता है, मनी या satisfaction? satisfaction. Satisfaction. Satisfaction, only satisfaction. मनी नहीं मिलता है. तो स्लीपिंग कौन सी एक्टिविटी हो गई? Non-economic activities. Non-economic. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग से ऑफ कोर्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन मुझे फीस भी मिलती है. तो जहां सेटिस्फेक्शन के अलावा कोई मॉनिटरी रिटर्न भी मिले तो फिर वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स माइट ऑप्ट फॉर इंटर्नशिप ड्यूरिंग वेकेशन. बच्चों की जब वेकेशन होती है तो कुछ बच्चे इंटर्नशिप में काम करते हैं. पता है सबको इंटर्नशिप क्या होता है? किसी के अंडर में एज अ ट्रेनी काम करते हैं, उसको इंटर्नशिप कहते हैं. कुछ सीखना है, किसी CA की ऑफिस में लग गए आप, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आप काम कर रहे हो, किसी भी ऑफिस में. ठीक है, सो जब वेकेशन होता है, एंड स्टूडेंट्स माइट ऑप्ट फॉर इंटर्नशिप ड्यूरिंग वेकेशंस टू गेन एक्सपीरियंस एंड अर्न स्टाइपेंड. They could also go out with friends, watch movies or spend quality time with family. While doing internship helps them to earn money, and other activities are performed just for the sake of satisfaction and joy. So try to understand, अगर आप किसी के अंडर में इंटर्नशिप कर रहे हो
तो थोड़ा बहुत सही आपको पगार तो मिलता है ना, उसको स्टाइपेंड कहते हैं। जब आप किसी के अंडर में एज अ ट्रेनी काम करते हो ना, और एज अ ट्रेनी जो काम करते हो उसको इंटर्नशिप कहते हैं, और एज अ ट्रेनी आपको कोई बड़ी सैलरी या बड़ा पगार नहीं मिलता, थोड़ा बहुत आपको खर्चा पानी जितना पैसा मिल जाता है, उसको स्टाइपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? Stipend. स्टाइपेंड। ठीक है, लेकिन जो भी है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस, क्योंकि स्टाइपेंड भी आपको मिल तो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन उसी पैसे से अगर आप एंजॉय कर रहे हो, किसी की ऐसे ही मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, while doing internship helps them to earn money, and other activities are performed just for the sake of satisfaction and joy. In both instances, students are keeping themselves busy during vacation just like all other human beings. So during vacation आपके पास दो तरीके, या तो आप कहीं पे किसी के अंडर में इंटर्नशिप का काम कर लो, या फिर बस एंजॉय करो, टीवी देखो, ठीक है, वीडियोस देखो, पुरानी फिल्में देखो, नई फिल्में देखो, और टाइम पास करो, दोस्तों के साथ बाहर घूमो, खेलने जाओ, कूदने जाओ। तो इस तरह से हम अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखते हैं, एंड दोस एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। और दो तरह की एक्टिविटीज होती है, अब कितनी बार आ चुका है, ठीक है। कंसिडरिंग दिस, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है केईएन का जो फर्स्ट पेज है, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। देखो, जिनके पास ये नोट्स नहीं है, जिन्होंने एडमिशन कंफर्म किया है, उनको मैं आज भेजने वाला हूँ, 2-4 दिन में मिल जाएगी, तब तक आप लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से मैनेज करो। ये चैप्टर का इंडेक्स है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस आपको पूछे गए, जिसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आप सबको जो इंट्रोडक्शन दिख रहा है, देखो, ये एक हफ्ते के लेक्चर्स जो हो रहे हैं, फ्री लेक्चर्स, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एज अ डेमो हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए उनके पास हमारे एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है, इसलिए उनको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही देखना पड़ेगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब हमारे पेड लेक्चर्स चलेंगे कंटिन्यूटी में साल भर, तो हम लोग एक बुक से ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स से, इसलिए हफ्ते भर के लिए सब लोग मैनेज कीजिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। पहला सवाल जो फ्रेम किया गया, स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन है? जिशा आपके पास है? केएन, जिशा? यस सर। ओके, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। पढ़ोगी? यस सर। स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन है स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसका जवाब केईएन पेज नंबर 1 पे है, और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वाले पेज नंबर 2 पे देखिए। ओके, स्टार्ट जिशा। जिशा, यस can you सर। hear me? Start Yes, reading answer. KEN page number Yes 1. sir. Yes sir. States the type of human activities. Human beings keep themselves busy and do some activities throughout their life. All activities performed by them can be classified as economic and non-economic activities. It is quite simple that human beings keep themselves busy and do some activity throughout the life. Okay, and all such activities performed by them can be classified into economic and non-economic activities. Yes. आगे उसके बाद आप देखेंगे तो ये चार्ट बनाया है सबके बुक में, अपने अपने बुक में देखिए, ये चार्ट है सबके पास, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में और केईएन में। Yes sir. Yes, sir. आप लोगों को क्या करना है, इस चार्ट के नीचे मैंने कुछ एडिशंस किए, वो मैं समझा देता हूँ, बाद में आप लोग इसको कॉपी कर लें। So human activities are broadly classified into non-economic and economic activities, and economic activities are further classified into 3: business, profession and employment. तो पढ़ो जरा आगे और क्या लिखा है। Non-economic activities, meaning it refers to those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, and sentimental required without monetary expectations. Example: reading books, serving people, cooking by mother, etc. समझ में आ गया? इसका मीनिंग लिखा है, इट refers to का मतलब होता है मीन्स,
refers to का मतलब means, it means those human activities which are performed to satisfy personal or social or religious or cultural or sentimental requirement. जब हम अपनी पर्सनल या सामाजिक या रिलीजियस या कल्चरल या सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई काम करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है? बोलो एक बार फिर से। Non-economic Non-economic. activities. Non-economic एक्टिविटी, जैसे बुक पढ़ना, एग्जाम की तैयारी करना, क्या ये हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे किसी की मदद करना, किसी बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करवाना, क्या ये सोशल रिक्वायरमेंट है? यस। भगवान को हाथ जोड़ना, पूजा करना, क्या ये हमारी रिलीजियस रिक्वायरमेंट है? यस। जब फेस्टिवल्स आते हैं, बड़ों के पांव छूते हैं, हम अपने अपने कल्चर के हिसाब से उनको विश करते हैं, क्या ये हमारी कल्चरल रिक्वायरमेंट है? यस। और हमारे घर में जब कोई बीमार होता है, हम उसकी देखभाल करते हैं, घर में छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं, और हम अपने पेरेंट्स को चाहते हैं, सेंटिमेंट्स है उनके उनको लेकर हमारे अंदर, तो हम उनके लिए जो काम करते हैं, क्या वो सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट है? यस। तो ये सारी एक्टिविटीज हम बिना पैसे लिए करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो हमारी पर्सनल या सोशल या रिलीजियस या कल्चरल या फिर सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट है, और उसको पूरा करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, क्या आप ये सब काम करते हो तो सोचते हो कि मुझे कुछ मिलेगा? बोलिए। No, sir. Oh, sir. ठीक है, पढ़ाई करोगे, अच्छा नॉलेज मिलेगा और इन फ्यूचर अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो बात की बात। लेकिन आज की डेट में अच्छी पढ़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा नॉलेज मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जांपल्स क्या दिए? जिशा पढ़ो। Reading books, serving people, cooking by mother, etc. तो आप बुक पढ़ रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, माँ खाना पका रही है, मदर नर्सिंग अ चाइल्ड, okay, or teaching your younger brothers and sisters at home. You take any other example, helping a person to cross the road, ऐड कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए मैंने कुछ लिखा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा है नीचे? No monetary expectations, no monetary considerations. Okay, so when we perform such activities, non-economic activities, there is no monetary expectations के हम expect नहीं करते कि कुछ पैसा मिलेगा, और no monetary consideration. Consideration का मतलब क्या? Something in return. याद रखना, consideration means something in Return. 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 तो जब monetary consideration या monetary return नहीं मिलता, बच्चों कंसिडरेशन मिलता है, लेकिन कंसिडरेशन यहाँ पर किस रूप में मिलता है? सेटिस्फैक्शन के रूप में, राइट? ठीक है, अभी आप मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दोगे तो क्या वो मेरे लिए मॉनिटरी कंसिडरेशन है? यस, ऑफ कोर्स। लेकिन आपको जो मिल रहा है, क्या वो मॉनिटरी कंसिडरेशन है? नॉलेज? No. No, sir. No, sir. लेकिन कंसिडरेशन तो है ना? Yes, sir. तो कंसिडरेशन इज देयर, बट मॉनिटरी कंसिडरेशन इज नॉट देयर। मतलब पैसे मिले तो हम कहेंगे कि ये मॉनिटरी कंसिडरेशन है, लेकिन अगर सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिले या हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले, कुछ अच्छे फीलिंग्स अंदर हो, तो वो सिर्फ कंसिडरेशन है, वो मॉनिटरी कंसिडरेशन नहीं हो सकता। ओके, समझ गए? सो वन पार्ट इज क्लियर, द अदर पार्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पढ़ो जिशा, क्या लिखा है? Economic activities, meaning it refers to action that involves production, distribution, and consumptions of goods and services at all levels within a society. The economic activities facilitate earning livelihood. In simple words, economic activities are undertaken to earn money. Example, walking. The last line will make it clear. In simple words, economic activities are undertaken to earn money. Example पढ़ना, sorry, पढ़ो। Worker working in factory, officers working in bank, etc. Yes, workers फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिसर्स बैंक में काम करते हैं, या आपके फादर किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनकी दुकान में काम करते हैं, आपकी मदर कहीं किसी कंपनी में काम कर रही है, तो क्या वो सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? Tell me yes, Yes, or no? sir. Yes, of course. तो मीनिंग लिखा है, इट refers to का मतलब मीन्स, इट मीन्स। वर्ड मीनिंग्स आप लोग जरूर लिखे, कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपके लिए नया है, उसको अंडरलाइन करके ऊपर उधर ही, किसी और नोटबुक में नहीं, इसी को अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर उसका सिंपल वर्ड मीनिंग जरूर लिखे, ताकि पढ़ते वक्त आपको समझ में आए।
So it refers to actions that involve production, distribution and consumption, है ना. Economic activity में क्या होता है? Production होता है, distribution होता है, consumption होता है ना. चीजें बनती है, बिकती है, लोग उनको खरीदते हैं, consume करते हैं. Goods and services at all levels within the society. Society के अलग अलग level पे क्या होता है? Production, distribution and consumption. इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं कहूँगा I am producing and you are consuming. What am I doing? Production. What are you doing? Consumption. Consuming. What am I doing? Production. And what you are doing? Consumption. Consumption. तो जिसमें प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड. मुझसे यूट्यूब पे कुछ बच्चों ने ये सवाल किए हैं कि सर आप हमको सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे पढ़ाइए. आप लोग ही बताइए, इज इट पॉसिबल कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाऊं? नॉट पॉसिबल, बिकॉज No, sir. earn my bread and butter. I also have to earn my livelihood. Livelihood का मतलब क्या होता है पता है सबको? What do you mean by livelihood? जीने के साधन. जीने के साधन. Very good. किसने जवाब दिया? नाम बताना बेटा. खुशहाल. खुशहाल. हिंदी में कहते हैं आजीविका. शुद्ध हिंदी में कहते हैं आजीविका. जीने के साधन क्या है खुशहाल? जैसे सबसे पहले फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. घर, शेल्टर. रोटी, कपड़ा और मकान. इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सब जीने के साधन हमको चाहिए. तो उसके लिए हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. ठीक है. अ टाइम विल कम कि जब सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास हो जाता है, हम पैसे अच्छे खासे बचा लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, हमारा फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो जाता है, तब जाके हम ज्यादा से ज्यादा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं. राइट. तो इसलिए हमको लाइवलीहुड कमाना है तो हमको कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी? Economic activity. Economic activity. In simple words, economic activities are undertaken to earn money. और एग्जांपल्स आपके सामने. तो ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया है, स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसका आंसर केईएन में से पढ़ा. जिनके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उनको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जिनके पास है, केईएन नहीं है. इंट्रोडक्शन में आपको पूरा एक्टिविटीज के बारे में बताया और उसके बाद ये दोनों एक्टिविटीज दिख रही है आपको, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक. ये सब 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये सब मिला के एक क्वेश्चन बना है केईएन में कि स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. बट आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा. आप सबके बुक में, अपने अपने बुक में ये चार्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज का, तो उसके अंदर कुछ ऐड करना है. ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको नीचे ब्रैकेट बना के, ये सब ऐड कर. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या कोई मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस होते हैं? यस नो में जवाब दो. No, sir. No, sir. मॉनिटरी कंसिडरेशंस होते हैं? नहीं. लेकिन इकोनॉमिक में होते हैं मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिडरेशन. यस. Sir. और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यस, ये खत्म कर देता हूँ. फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी पैसा कमाना. पैसा कमाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके दिखाई दे रहे हैं. क्या करेंगे आप? या तो Business. Business. या फिर Profession. Profession. या फिर एम्प्लॉयमेंट. Employment. हम लोग लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे, हम लोग राइट से लेफ्ट आएंगे. इसलिए ब्रेक के बाद मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, Employment. बाद प्रोफेशन और लास्ट में बिजनेस, क्योंकि बिजनेस सबसे बड़ा है. साल भर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं ओसीएम में? बिजनेस के बारे में. Business. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मॉनिटरी कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की है. या तो आप बिजनेस करो. बच्चों आपने सुना ही होगा, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, और जब इंसान व्यापार या बिजनेस करता है तो उसको रिटर्न जो मिलता है वो क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो Profit सकता or है, loss. लॉस भी हो सकता है. सो मॉनिटरी कंसिडरेशन और मॉनिटरी रिटर्न कैन बी प्रॉफिट और लॉस. प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय. जो लोग प्रोफेशन करते हैं उन लोगों को क्या मिलता है? मॉनिटरी रिटर्न, Fees. फीस. तो क्या आप मुझे
पंकज त्रिवेदी को प्रोफेशनल कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता तो वहां पे मुझे सैलरी मिलती, तो फिर मैं प्रोफेशन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये कर रहा हूँ। थर्ड क्या नाम है? Employment. Employment. जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, रोजगार कहते हैं हिंदी में, उनको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलता है। जो लोग प्रोफेशन करते हैं उनको फीस मिलती है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको प्रॉफिट और लॉस। तो जरा बताओ मुझे, ब्रेक देता हूँ हाँ? थोड़ा मुझे कुछ याद आया इसलिए पहले वो सब डिस्कस कर। टेल मी, आपके आसपास किराने की दुकान और पान की दुकान है, वो क्या है इन तीनों में से? Business. Business. आप डॉक्टर्स के पास जाते हो दवाई लेने, Profession. Profession. फीस लेते हैं। यस, राइट। और आपके फादर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं मैनेजर के तौर पे, Employment. Employment. एम्प्लॉयमेंट। और एक मजदूर है जो एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, जाके रेती सीमेंट उठा उठा के यहाँ से वहां लेके जाता है, उसको रोज का 500 रुपया मिलता है। Employment. Employment. फर्क ये है कि आपके फादर मैनेजर है, ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए उनको क्या मिलता है? Salary. जो मजदूर है वो फिजिकल जॉब करता है, इसलिए उसको क्या मिल रहा है? वेजेस। Wages. Wages. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें रिटर्न या तो सैलरी मिलेगी या वेजेस। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस ये है कि सैलरी ऑफिशियल और मेंटल जॉब के लिए दी जाती है, दिमागी काम के लिए ज्यादातर, और वेजेस फिजिकल जॉब के लिए दिया जाता है। दूसरा फर्क है, सैलरी ज्यादातर मंथली बेसिस पे दी जाती है, महीने में एक बार पगार मिलता है, और वेजेस जो है वो टाइम के हिसाब से आर्ली बेसिस हो सकता है या डेली बेसिस के, रोज का 500 रुपया, रोज का 1000 रुपया। लेकिन ये दोनों जिनको मिलता है, वो जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट है। प्रोफेशन जो लोग करते हैं वो लोग फीस चार्ज करते हैं। ओके, ये बताओ, लॉयर वकील साहब के पास एक केस लेके गए, क्या है वो भी प्रोफेशन? Profession. और आपकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करके बेचते हो सामान, क्या कर रहे हो? Business. Business. तो पैसा कमाने के ये तीन तरीके हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इन तीनों को रिटर्न क्या मिलता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन क्या है, वो आपके सामने। Money. इन दोनों का रिटर्न हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए, फीस और सैलरी और वेजेस। लेकिन बिजनेस का रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव रिटर्न मतलब लॉस हुआ। स्टूडेंट्स समझ गए? Yes, sir. आप सब लोग अपनी अपनी बुक में जो चार्ट है, उस चार्ट के नीचे ये जो हेडिंग्स लिखे हैं उसके नीचे ब्रैकेट में ये सब ऐड कर दो, तब तक मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा। फिर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका नाम है, क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट। Employment. इसमें थर्ड है, लेकिन हम लोग आज इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, जस्ट बी बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आप लोग तब तक ये लिख लीजिए।
Okay, students, are you all there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो हम लोग ने ये जो चार्ट सीखा, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये चार्ट जो है आगे चल के और बढ़ने वाला है। और खास करके ये जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स दिख रहे हैं, उसमें मैं एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर प्रोफेशन और फिर बिजनेस, और फिर बिजनेस का एक चार्ट बनेगा पूरा बड़ा। बिजनेस का चार्ट बनेगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फिर कॉमर्स का चार्ट बनेगा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, फिर ट्रेड का चार्ट बनेगा होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, फिर होम ट्रेड का चार्ट बनेगा रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में 6 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे चार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को समझ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि चैप्टर के एंड में एक पूरा चार्ट आपके सामने होगा, जिसको लेकर ऑलरेडी मेरे पास YouTube का एक वीडियो है, पब्लिक वीडियो, जो मैं आपको भेज दूंगा, और यहाँ भी रिवाइज करवा के वो वीडियो भेजूंगा ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, चलो। तो लास्ट हमने खत्म किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न मनी। उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन होता है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू अर्न समथिंग। और हमारे माइंड में क्या होता है, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो हमारे माइंड में ये 2 बातें होती है, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस बोलो या मॉनेटरी कंसिडरेशन। Consideration. ठीक है, इसमें शुरुआत करते हैं पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये थर्ड है लेकिन हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जिनके पास KEN नहीं है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 को सामने रखो। जिनके पास KEN है वो KEN पेज नंबर 6 एंड 7 पे देखो। सब लोग अपनी अपनी बुक में देखो। क्या आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयमेंट? Yes, sir. Yes, sir. GTB पेज नंबर 5 पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्वेश्चन नंबर 4? Yes, sir. State any four क्वेश्चन नंबर 1 को टिक करो। एक क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, ह्यूमन एक्टिविटीज पूरा। और दूसरा क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बैक साइड एक्सरसाइजेस में पूछा गया है। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको पूछा गया है। जब भी किसी के फीचर्स बताओ तो पहले उसका मीनिंग बताओ कि उसका मीनिंग क्या है, बाद में उसके फीचर्स बताओ। फीचर्स को बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। आपने सुना है ये नाम, कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, sir. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में कहा जाता है लक्षण या गुण। तो बच्चों हम आज सबसे पहले सीखते हैं कि अगर हमको पैसा कमाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, मॉनेटरी कंसिडरेशन हमारे माइंड में है अगर, तो हमारे पास सबसे पहली चॉइस है पैसा कमाने के लिए कि हम लोग क्या करें, एम्प्लॉयमेंट करें। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं फिर से बता दूं, रोजगार। रोजगार। और जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिलता तो उसको बेरोजगार कहते हैं। Yes, Yes, sir. sir. अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। जिस आदमी को काम मिलता है उसको हम एम्प्लॉयड कहते हैं, और जिसको काम नहीं मिलता उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अब मैं आपको पहले अपने तरीके से समझा दूं कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। When one person works for another, he is said to be in employment. When one person works for another, he is said to be in employment. जब एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करता है तो उसको कहा जाता है कि वो किस में काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में काम। Employment. और वो आदमी जो काम कर रहा है उसको एम्प्लॉई कहते हैं, और वो आदमी जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। मेरी दुकान है, मैं उस दुकान का मालिक हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप उस दुकान को संभालो, आप उस दुकान के मैनेजर। तो क्या आप एम्प्लॉयमेंट में हो? बोलो यस या नो जल्दी। Yes, sir. Because you will work for me as a manager. In this case, you will be called as employee and I will be called as employer. Employer. The work you are doing will be called as employment. And what monetary consideration will you receive from me? Salary. Salary. Clear? Okay. तो बच्चों पढ़ते हैं
बॉयज में कोई पढ़ना चाहेगा जिसके पास KEN है? बॉयज, सौरभ, हेमंत पढ़ेगा? Yes, sir. KEN पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4 और GDP पेज नंबर 5. ओके, जिनके पास नहीं है, स्टार्ट रीडिंग. सौरभ, लेमन. State any four future of employment. Features of employment. Answer. Employment is one of the employees activities, economic activities performed by human beings. It enables them to earn livelihood or इनकम. yes sir. बेटा बिल्कुल Meaning- घबराने की जरूरत नहीं है सौरभ. अगर आपका रीडिंग स्लो है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. रीडिंग करते करते और पब्लिकली ऐसे ही रीडिंग करना शुरू करोगे तब जाके आपका रीडिंग पॉलिश होगा. ठीक है. जो लोग, आर यू फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम सौरभ? मराठी मीडियम, No sir. इंग्लिश मीडियम? ठीक है. तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या मराठी या गुजराती, किसी भी मीडियम के, अगर उनको रीडिंग में फंबल हो रहा है, अटक रहा है, तो घबराने की बात नहीं है. इसका इलाज है कि और रीडिंग कर. स्लो रीडिंग है तो प्रैक्टिस करते करते फास्ट हो जाएगा. डोंट वरी. एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यू कैन सी 3 economic activities are there, and employment is one of the economic activities, और it enables them to earn the livelihood or income. जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, क्या वो अपनी लाइवलीहुड और इनकम कमा सकता है उससे? यस, ऑफ कोर्स. उसके मीनिंग में 5 बातें लिखी है. सौरभ पढ़, एक एक करके पढ़, मैं एक्सप्लेन करूं. नंबर 1, Meaning, employment is an economical activities in which people work for another. that clear? Employment Okay. is an economic activity in which people work for Others. 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 बच्चों, अभी आप सबको ये आज की डेट में पता चल गया होगा ना कि आपके फादर या मदर कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वो इन तीनों में से क्या कर रहे हैं, बता सकते हैं आप लोग? Employment. किसी के एम्प्लॉयमेंट कर रहे होंगे, किसी के प्रोफेशन होंगे, और किसी का बिजनेस होगा. ओके, सो इट इज एन एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. यस. नंबर 2, एक एक पढ़ना फिर रुक जाना सब. पढ़. There exists employee relationship in these economical activities. इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 लोगों की रिलेशनशिप होती है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर कौन? पढ़ आगे. Employer is a person who accept the job. नहीं नहीं, एक पॉइंट भूल गया. थर्ड, एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क, एंड एम्प्लॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द वर्क. अभी अभी मैंने आपको मेरी दुकान पे मैनेजर रखा, तो मैं कौन? Employer. Employer. मैंने आपको ऑफर दिया ना काम का, और आपने उस Yes. काम के ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो आप कौन? Employee. Employee. So employer is a person who offers the work, and employee is the person who accepts the work. और उन दोनों के बीच का रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, जिसमें एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. Isn't it easy and simple to understand? Yes, sir. Simple. Yes, sir. और रेम्यूनरेशन क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मतलब जब आप काम करते हो तो उसके सामने आपको रिटर्न जो मिलता है, पगार, तनख्वाह, उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं. और जब आप किसी के लिए काम करने जाते हो तो सब कुछ पहले से तय हो जाता है कि काम करके पगार कितना मिलेगा, कितने घंटे काम करना है, छुट्टी कब मिलेगी, लंच कब मिलेगा, सब कुछ पहले से क्लियर करना जरूरी है एम्प्लॉयमेंट में. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना. देखो, Remuneration and term and conditions are agreed by others, both employee and employer. yes, so remuneration, terms and conditions are agreed by both employer and employee. तो आप जब मेरे पास आए, समझो इंटरव्यू के लिए, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको सिलेक्ट किया, मैंने कहा ठीक है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ माय शॉप एंड यू विल हैव टू वर्क 10 hours a day, और आपको 10 बजे आना है और रात को 8 बजे तक ऑफिस में रहना होगा. आपको संडेज को आपको छुट्टी मिलेगी, और बीच में दोपहर को 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा. ये सब पहले से डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं? राइट. सो और मैं आपको महीने का 15-20 हजार रुपया पगार दूंगा. तो रेम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अग्रीड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई.
ठीक है, तो समझ में आ गया सबको मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. मीनिंग के बाद पढ़ते हैं फीचर्स। बॉयज में से और कोई पढ़ना चाहेगा जिसके पास KEN है? एक है लेकिन वो एब्सेंट है आज। गर्ल्स में से कोई पढ़ना चाहेगा जिसके पास Yes, KEN? sir. Yes, sir. यस, कौन Jisha. कौन पढ़ेगा, नाम बताओ। Jisha. आवाज नहीं आई मेरे को, सुनाई नहीं दिया, सॉरी। Jisha. पढ़ो। Features of employment. Monetary returns. Employees get monetary finance returns after completion of work in the form of wages or salaries. Wages are paid on daily or weekly or monthly basis. Salary is paid monthly. These finance return are decided in advance before the appointment of employees. Along with salaries, employees may also be provided with other benefits such as bonus, quarters to stay, so what is that word? Subsidize. It is called as Subsidized. subsidized food in canteen. Food in canteen, etc. देखो, सबसे पहला पॉइंट है मॉनेटरी रिटर्न्स के बारे में। हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मीनिंग समझ लिया। अब इसके फीचर्स में सबसे पहला कि जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हो, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, व्हाट मॉनेटरी रिटर्न्स विल यू गेट? आपको रिटर्न्स क्या मिलेगा? तो एम्प्लॉइज गेट मॉनेटरी रिटर्न्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये सबसे पहली बात है कि नहीं? पगार कब मिलता है? काम शुरू करने से पहले या काम पूरा होने के बाद? व्हाट डू यू से? काम खत्म होने के बाद। काम करने के बाद। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज। और जो Yes. मॉनेटरी रिटर्न्स मिलता है वो या तो वेजेस है या सैलरी है। वेजेस आर पेड ऑन डेली एंड वीकली बेसिस व्हाइल सैलरी इज पेड ऑन मंथली बेसिस। फर्क समझिए, ठीक है? Yes, sir. अगर कहीं पे एज अ लेबर आप काम कर रहे हो मजदूर के तौर पे, तो आपको क्या मिलेगा? ज्यादातर वेजेस। Wages. लेकिन Yes. अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी। These financial returns are decided in advance, और ये रिटर्न्स पहले से डिसाइड हो जाते हैं बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कि आपको Yes. हम इतना पगार देंगे, इतने घंटे काम करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना। एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड इन एडवांस। और कहीं कहीं पे आपको पता है सैलरी के साथ साथ और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। एम्प्लॉइज में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद अदर बेनिफिट, जैसे बोनस मिलता है। क्वार्टर्स टू स्टे का मतलब पता है? क्वार्टर्स टू स्टे का मतलब रहने के लिए मकान भी मिलता है। Yes. आपको पता होगा रेलवे के बारे में, खास करके रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे क्वार्टर्स है कि नहीं? Yes, sir. रेलवे के जो एम्प्लॉइज है वो रेलवे क्वार्टर्स में रहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सैलरी भी देती है, बोनस भी देती है, रहने के लिए मकान। सब्सिडाइज फूड इन कैंटीन। काफी ऑफिसेज में तो फ्री खाना मिलता है, और किसी किसी ऑफिस में एक आप अगर फिक्स थाली लेते हो जो नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में 100-200 रुपए की आती है, वो आपको आपके कैंटीन में 30-40 या 50 रुपए में। सब्सिडाइज मतलब सस्ते दरों में आपको खाना भी देंगे, कैंटीन की सुविधा भी मिल सकती है। सो ऑल दीज आर द मॉनेटरी रिटर्न्स व्हिच कैन बी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर व्हाइल ही इज इन एम्प्लॉयमेंट। समझे? यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, नंबर sir. 2, नेक्स्ट फीचर पढ़ो। Capital. The employer provides employee with all the required facilities and resources to complete the job. Hence, no capital is invested by employee. It is, so what is that word? No capital is required in case of employment. Sir, after that, it is In simple words, आप किसमें से पढ़ रही है? KEN से? yes, sir. Okay. In simple words, employees need not invest any capital in this economic activity. यही लिखा ना, मैं पढ़ रहा हूँ, जरा कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा आपकी और मेरी बुक में? जरा पढ़ रहा हूँ, चेक कर। अगर आप किसी के लिए काम करते हो, अगर मैंने आपसे कहा कि you have been appointed as the manager, कल से आ जाना दुकान पे या ऑफिस में, आपको बैठना है। अगर मैं आपको एज अ मैनेजर अपॉइंट करता हूँ और आपको बुला रहा हूँ कल से आ जाना दुकान पे बैठना है आपको, तो क्या मैं ये बोलूंगा भाई टेबल कुर्सी पंखा ट्यूबलाइट सब घर से लेके आना? No, sir. No, sir. वो सब मुझे ही देना पड़ेगा ना। I'll have to make the arrangements, right? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रहे कि जब कोई एम्प्लॉई कहीं पे एम्प्लॉयमेंट करता है तो उसको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। इन्वेस्ट किसको करना पड़ता है? उसके एम्प्लॉयर को। Yes, sir.
तो सेकेंड पॉइंट है कैपिटल। तो मुझे आप लोग जवाब दीजिए ये कि अगर आपको कहीं पे नौकरी करनी है तो क्या नौकरी करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है? No, sir. No, sir. इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे देश की आबादी एक बड़ी आबादी है जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बहुत टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, इसलिए वो बिजनेस नहीं कर पाते। उनको कहाँ जाना पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट में। Employment. Employment. एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ओके, क्योंकि कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स? एम्प्लॉयर। Employer. So the employer provides employees with all the required facilities and resources to complete the job. आपको लैपटॉप आपका बॉस दे देगा, कुर्सी टेबल दे देगा, ट्यूबलाइट, पंखा, एसी सब वो देगा, आपको पैसे नहीं डालने। Hence, no capital is required in case of employment. In simple words, employees need not invest any capital in this economic activity. बच्चों ये जो पढ़ा वही लिखा है क्या KEN में आपके? No, sir. No, sir. वही मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर की बुक है और आप सबके पास लेटेस्ट है, तो जरा मैं चेक कर रहा हूँ कहीं पे डिफरेंस आ रहा है क्या। यस, अलग है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास नई बुक भी है, मैं उसमें से पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज विथ ऑल द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट द जॉब, hence no capital is invested by employee, it is solely invested by the employer. ये वर्ड था क्या? solely? Yes, sir. ठीक है, मेरे पास ये ओल्ड बुक थी तो उसमें थोड़ा एक दो सेंटेंसेस ज्यादा थे। solely का मतलब होता है सिंगली, इट इज सिंगली इन्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। पूरी तरह से सब कुछ कौन इन्वेस्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट में? एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर? Employer. Employer. चलो एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Qualifications. Each job required some qualification, skilled or unskilled labor is required as per the nature of job. In case of skilled job, some specific qualification are required. Example, job of nurse requires completion of concerned nursing course. On the other hand, no specific qualification is essential for unskilled job. Example, job of office boy may not require completion of specific course or degree. यस, देखो तीसरा सवाल, पहला सवाल तो आपको ये बताया कि मॉनेटरी रिटर्न्स क्या मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है कैपिटल की जरूरत है या नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? एम्प्लॉयर। Employer. अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करना है तो क्या उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए? बच्चों, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए क्या कोई डिग्री की जरूरत है? ये अगर सवाल आपके माइंड में आए तो आपको पहले ये बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। हर जॉब के लिए दो तरह के क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। अगर आपको सामान उठाना है, कुली का काम करना है, मुझे बताइए, कुली जो कि सामान उठा के रखता है और पैसा लेता है, क्या वो स्किल्ड जॉब है या अनस्किल्ड है? Unskilled. Skilled. कोई भी कर सकता है। खेतों में काम करना, फसल को काटना, क्या वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है? Unskilled. Unskilled. जिसमें कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, कोई No, sir. डिग्री की No, जरूरत है? sir. No. No, sir. अगर आप अनस्किल्ड जॉब कर रहे हो तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्किल्ड जॉब कर रहे हो तो हो सकता है उसके लिए ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़े। तो थर्ड पॉइंट इज अबाउट क्वालिफिकेशंस। Each job requires some qualification. Skilled and unskilled labor is required as per the nature of job. Depend करता है कि कौन सा जॉब है। In case of skilled job, some specific qualifications are required. For example, job of nurse. आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल्स में जितनी भी नर्सेस, सिस्टर्स हमारी काम करती है, क्या वो स्किल्ड है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ट्रेनिंग होता है, उसकी भी पढ़ाई होती है, पता है कि नहीं? नर्सिंग भी आपको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने घर में अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो तो पहली बात तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या आप जैसे अपने घर में बुजुर्गों की देखभाल करते हो और बिना किसी नर्सिंग कोर्स किए क्या कोई हॉस्पिटल आपको जॉब देगा? नर्स का काम देगा? बॉयज और गर्ल्स? No. No, sir. No, sir. No, sir. जॉब करने के लिए आपके पास नर्सिंग कोर्स और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जॉब ऑफ नर्स रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ concerned nursing course, and on the other hand, no specific qualification is essential for unskilled job.
जैसे कि ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं, आपके स्कूल में प्यून का काम करने वाले लोग, प्यून का काम कोई भी कर सकता है, यहाँ से वहां जाए, ये उसको दे के आ, ये उसको दे के आ, कोई भी कर सकता है, स्किल्ड है Yes. कि अनस्किल्ड है? Unskilled. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जॉब्स, किसी भी जॉब को हल्का नहीं समझना है। ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड है तो उसकी वैल्यू नहीं है, हम हर एक काम की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं किसी भी काम को हल्का या किसी भी काम को ऊंचा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर अनस्किल्ड काम है तो वो बिना किसी डिग्री के और बिना किसी क्वालिफिकेशन के कर सकते हो आप, और अगर स्किल्ड है तो फिर आपको उससे रिलेटेड डिग्री या उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। तो अगर क्वालिफिकेशंस को लेकर सवाल पूछा जाए तो क्या ये आप दावे के साथ कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है ही, या बिल्कुल sir. नहीं है? नहीं कह सकते, बिकॉज sir. इट डिपेंड्स, राइट? Yes, sir. Skilled or unskilled. नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट और कोई पढ़ेगा नेक्स्ट पॉइंट? जिसके पास है केएन, कोई भी पढ़ना चाहे, जिशा, जानवी, और कोई एनी अदर, जल्दी फास्ट स्टार्ट रीडिंग विदाउट परमिशन, आई एम वेटिंग। केएन पेज नंबर 7 पे पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। No registration is required in case of employment. Every employee has to follow the rules and regulation mentioned in the terms and condition of employment contract. Yes. और एक बात है कि अगर आपको कहीं पे जॉब करना है तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर प्रोफेशन आप कर रहे हैं तो ये प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीए किस में आता है? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी किस में आता है? तीनों में से Professional. सीए लोग जो काम करते हैं वो लोग भी बदले में फीस लेते हैं, ऑडिट फीस कहते हैं उसको। तो सीए लोगों को सीए बनने के बाद सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। उनको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, सीए इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नाम सुना है आपने? मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Yes, sir. लॉयर्स के लिए, लॉयर्स वकील के लिए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ये प्रोफेशनल्स को अपना काम शुरू करने से पहले क्या करवाना पड़ता है? Registration. लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? No, sir. No, sir. इसलिए बच्चों देश में बेरोजगारी ज्यादा है और उसके लिए भी अगर लोगों को काम देने के लिए भी रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़े रहेंगे तो नंबर आते आते पता नहीं कितना टाइम लग जाए। इसलिए ज्यादातर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। किसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती बच्चों? Employment के लिए. Yes. No registration is required in case of employment. Every employee has to follow the rules and regulations. Yes. Registration की जरूरत नहीं है, but you have to follow the rules and regulations of the organization for which you are working. आप स्कूल में काम कर रहे हो, स्कूल के रूल्स को फॉलो करो। बैंक में काम कर रहे हो, बैंक के रूल्स को फॉलो करो। ओके, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, कंटिन्यू। The main aim of these economic activities is to earn money for meeting needs of the employees and employers. So is it clear कि इसका भी मेन एम क्या है? To earn money। और अगर इसका मेन एम टू अर्न मनी है तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? Yes, sir. Yes, sir. और वो अर्न मनी क्यों करना चाहते हैं? आपके फादर जॉब कर रहे हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों? ताकि For वो earning livelihood. लाइवलीहुड एंड अपनी नीड्स को पूरा कर सके, आपके फैमिली की, आपकी नीड्स को पूरा करे। और एम्प्लॉयमेंट से दोनों की नीड्स पूरी होती है, एम्प्लॉइज की भी और Employer के लिए. अभी आपको यहाँ पर एक केस दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए केईएन में बीच बीच में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी है जो आपको सेल्फ स्टडी के तौर पे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो मैं पढ़ना चाहूंगा, हर चैप्टर में ऐसे एक्स्ट्रा चीजें होगी जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सपोज रीना इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर समझते कि नहीं? एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? बिजनेसमैन हु हैज ओपन हर बुटीक। उसने बुटीक शुरू किया रीना ने, एंड शी हैज एम्प्लॉयड 2 टेलर्स। बुटीक पता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ फैशन डिजाइनर जैसा। तो उसने अपना बुटीक शुरू किया एंड शी हैज एम्प्लॉयड 2 टेलर्स। अपने बुटीक में उसने 2 टेलर्स रखे, 3 सेल्स गर्ल्स रखी एंड 1 कैशियर रखा एज एन एम्प्लॉय। मुझे फिर से बताओ,
एंटरप्रेन्योर का नाम क्या है? रीना। रीना और उसने क्या शुरू किया? बोटिक बुटीक। बुटीक में उसने किसको काम पे रखा? 2 टेलर्स को, 3 सेल्स गर्ल्स को और एक कैशियर कैशियर। को Cashier. रीना एम्स टू अर्न मनी बाय सेलिंग डिजाइनर आउटफिट। अब वो Yes. बुटीक में डिजाइनर कपड़े बना के बेचेगी। At the Yes. same time, she pays salary to all her employees for services rendered by them, which enables employees to meet their needs. अब ये कितना आसान है? इस केस में एम्प्लॉयर कौन है? रीना और बाकी सब लोग कौन है? एम्प्लॉय Employee. सिंपल। ऐसे ही एक एक्स्ट्रा आपको केस दिया है जिसको आपको स्टडी करना। ओके, तो एम के बाद अगला नेक्स्ट फीचर क्या है? पढ़ो, कंटिन्यू। Non-transferability. It is not possible to transfer the employment from one person to another. Example, if a teacher retires, he can't transfer his job to his son or daughter. ओके, पढ़ के समझ में आ गया? क्या कोई किसी का एम्प्लॉयमेंट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नो सर No, sir. क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, सिग्नेचर, कई बार एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है। तो वो आपने साइन किया तो आपको ही काम करना पड़ेगा, आप अपने बदले किसी और को नहीं भेज सकते। तो नॉन ट्रांसफरेबल है ये एम्प्लॉयमेंट। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे अगर टीचर रिटायर हो जाए तो ठीक है, कोई और टीचर को बुला के इंटरव्यू ले सकते हैं आप, लेकिन क्या वो टीचर अपने बदले अपने बेटे या बेटी को भेज सकता है पढ़ाने के लिए? नो सर No, sir. ठीक है, अगर उसका बेटा या बेटी काबिल है, टीचर है, डिग्री है, तो बात अलग है। वो सिफारिश कर सकता है कि मेरे बदले मेरे बेटे को जॉब दे दो, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है। वन मोर लास्ट पॉइंट, कंटिन्यू पढ़ो। Nature of work. The nature of work in case of employment varies in accordance with the nature of job. Every employee is expected to complete the work which is given to him in this type of economic activity. अगर आपसे कोई पूछे कि लोग एम्प्लॉयमेंट में करते क्या है, तो आप सिंपल सा जवाब दो कि जैसा जॉब वैसा काम। टाइपिस्ट क्या करेगा? टाइपिंग टाइपिंग। और सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? वॉचिंग। गार्ड करेगा। sir. ये डिपेंड। तो द नेचर ऑफ वर्क इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेरीज या वेरीज का मतलब बदलना इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ जॉब। तो जैसा जॉब वैसा काम। नर्स है तो वो नर्सिंग करेंगे। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड, लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है कि हर किसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क व्हिच इज गिवन टू हिम इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम किसी को काम पे रखते हैं और उसको कोई काम देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमारे काम को पूरा करेगा। Yes, sir. इसका नेचर ऑफ। अब ये जो 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें से हमने क्या पढ़ लिया है? Employment. एम्प्लॉयमेंट को लेकर बस ये इसी चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। आगे किसी भी चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं आना। इकोनॉमिक्स में जरूर आप पढ़ोगे, हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज द अपोजिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Employment. रोजगार, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगार। तो उसके बारे में इंडिया में कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, उसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। लेकिन ओसीएम में खाली आपको इसका मीनिंग और फीचर्स, बस इतना ही। अगली बार हम प्रोफेशन का मीनिंग और फीचर्स पढ़ेंगे, वो भी एक ही क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स, और बिजनेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, एक तो क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, वो तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोफेशन और उसके फीचर्स भी है, एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस? टेल मी, बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपको अलग से सवाल पूछा गया कि प्रॉफिट क्यों चाहिए हमको, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, वो अलग से आएगा। और उसके बाद फिर बिजनेस का पूरा एक बड़ा सा चार्ट है। केईएन पेज नंबर 11 दिखाई दे रहा है सबको? ये चार्ट पेज नंबर 11।
चेक करो अपनी अपनी बुक में, KEN पेज नंबर 11 और Yes, sir. GDP पेज नंबर 8। KEN नहीं है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे देखो, आपको चार्ट दिखाई दे रहा है बिजनेस का बड़ा, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा है लेकिन नॉलेजेबल चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी फिलहाल 2 हफ्ते तक हम लोग ऐसे ही स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हर लेक्चर में हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे, इसलिए हम शुरुआत के 2 हफ्ते स्लो जाएंगे, भगा भगा के एकदम आगे निकल जाएंगे, और बाद में जो लेट आने वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए 2 हफ्ते स्टडी चलने दो, स्लो चलने दो, बिकॉज स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी Wins the race. ठीक है। चलो आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, सबको आ गया समझ में सब कुछ? एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? यस सर। हाँ बोलो, पूछो। सर आपने जैसे बोला कि एम्प्लॉयमेंट में, और जैसे कि टेक्स्ट बुक में लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट में हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, प्रोफेशन में हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता? रजिस्ट्रेशन देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है कि लाइसेंस लेना, लाइसेंस एक अलग चीज होती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उसकी एक एसोसिएशन होती है, गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से एक संस्था बनाई है, और आपको उस संस्था का मेंबर बनना अनिवार्य है। उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब वो है, जैसे अगर आप CA करते हो तो आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका मेंबर होना कंपलसरी है। तो आपको वहां मेंबर बनने के लिए आपको CA की एग्जाम पास करके फाइनल एग्जाम पास करोगे, और आपको जब वहां की आर्टिकलशिप और जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी करोगे, तब जाके आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर आप CA का काम कर सकते हो। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आपको MBBS BA MS जो भी डॉक्टर्स की डिग्रीज है, MS वो MD डिग्री पास करके मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास जाके अपना सर्टिफिकेट देके उनके पास मेंबरशिप नंबर लेके बाद में आप अपना दवा खाना स्टार्ट कर सकते हो या पेशेंट को चेक कर सकते हो। आपने कभी ध्यान दिया है डॉक्टर्स के डिस्पेंसरी में आप गए होंगे, डॉक्टर साहब जहाँ बैठते हैं उनके पीछे किसी फ्रेम में उनका सर्टिफिकेट दिखाई दिया है? कभी किसी ने देखा है ध्यान से? Yes, sir. तो उस पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मेडिकल एसोसिएशन। मतलब कि रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो काम कर रहे हो उस काम के ऊपर नजर रखने वाली क्या कोई संस्था है, और क्या उस संस्था के पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, वो रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे होगी। जानवी, पहला मतलब Yes, समझ में आया sir. रजिस्ट्रेशन का मतलब? अभी यस सर। अभी आपने क्या पूछा? सॉरी, बिजनेस में रजिस्ट्रेशन हाँ, होता है या नहीं होता है? बिजनेस के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप के लिए महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपको कंपनी का बिजनेस करना है तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 तो पुराना हो गया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि आप कौन सा बिजनेस करते हो उसके ऊपर से ये तय होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रास्ते पे फेरी वाले देखें, आपके बाजू में पान की दुकान है, किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, क्या उनका कोई एक्ट है? क्या उनका रजिस्ट्रेशन होता है? No, sir. So it depends कि what type of business you are selecting, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, नहीं है। ठीक है। उसके लिए कोई एसोसिएशन नहीं है कि जिनको जाके आप मेंबरशिप लोगे उसके बाद ही आप कंपनी शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, नहीं। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है पहले वो समझो, तब आपको आइडिया आएगा कि किसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, किसके लिए नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बस आज की सभा यहीं पे समाप्त करें हम लोग बच्चों। Yeah. आई सी यू टुमारो एट द Yes, सेम sir. टाइम विद द सेम सब्जेक्ट। आराम से, घाई नहीं करना है, 2-4 दिन ये चलने दो, फिर और एक सब्जेक्ट ऐड करूंगा,
फिर 2 सब्जेक्ट्स चलेंगे एक साथ, फिर और एक सब्जेक्ट ऐड होगा, 3 चलेंगे। और टाइम विल कम के एक साथ आप लोगों के 3 से लेकर 4 लेक्चर्स होंगे, बट वेट फॉर दैट। फिलहाल जैसे चल रहा है चलने दो। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो सेम टाइम। कितने बजे? 10 a.m. 10 a.m. सेम सब्जेक्ट्स। ओके, बाय Okay. बाय, हैव अ गुड डे। Bye, sir.